हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम अपने बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है। द सिलेबस इंक्लूड्स scope and sources of finance and lease financing, cost of capital and time value of money and capital structure, capital budgeting decisions, and it include both conventional and scientific technique of capital budgeting, working capital management, dividend decisions, its theories and policies, risk and return analysis, asset scrutinization, international monetary system, foreign exchange market, exchange rate risk and hedging techniques, international financial market and its instruments like euro currency, GDRs and ADRs, and international arbitrage, and the last topic is multinational capital budgeting. हम अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस इज अ combination of two words, business plus में finance. Business includes all those human activities which are related to the production and distribution of goods and services for satisfying the human wants, and the finance may be defined as the provision of money at the time when it is required. So finance is related to money and the business is related to that activity which includes the production and distribution of goods and services. And by combining these two words, business finance can be defined as the activity concerned with the planning, raising, controlling, and administering the funds used in the business. In simple words, we can say that कि बिजनेस फाइनेंस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर जो बिजनेस करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो फाइनेंस रिक्वायर्ड है, जो फंड्स रिक्वायर्ड है, हम इसके अंदर क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसको रेज करते हैं, मतलब कि उसको इकट्ठा करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं एंड एडमिनिस्ट्रिंग करते हैं। दैट मीन्स उनको, उस पूरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ अ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा मैनेजमेंट एक्टिविटी है जिसके अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम रेजिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, हमने उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं करा, ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हम उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। डिफरेंट ऑथर्स डिफाइन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ डिफरेंट टर्म्स। अकॉर्डिंग टू JL Massey, financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations. That means कि फाइनेंशियल, देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ओनली रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग अ फाइनेंस, मतलब कि आपको फाइनेंस इकट्ठा करना है, बस उसका मतलब वही था। बट अगर हम बात करें मॉडर्न सेंस में, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ओनली ये नहीं देखते हैं कि हाउ टू रेज अ फाइनेंस, उसके अंदर एक और चीज यूज हो जाती है, हाउ टू यूज दैट फाइनेंस। कि आपने फंड्स को इकट्ठा तो कर लिया, वो तो आपका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक एक्टिविटी है ही। इसी के साथ हमें ये भी देखना है कि हम उस फंड्स जो हमने इकट्ठा करे हैं, हम उसको कैसे यूज करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स बोथ हाउ टू रेज अ फाइनेंस एंड हाउ टू यूज दैट फाइनेंस। इसके बाद आता है हमारा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर हमारी आएंगी। देखो, बेसिकली हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे 3 फंक्शंस होते हैं या फिर 3 एक्टिविटीज ये परफॉर्म करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, हम इसके अंदर 3 टाइप के अपने डिसीजन लेते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू हाउ टू रेज अ फाइनेंस, investing decision is related to how to allocate or how to use that finance, and dividend decision is related to कि how to use the profit.
कि जो आपको प्रॉफिट हुए हैं आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, आप उसको रिटेन कर रहे हो या आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। देखो हम फंड्स को रेज कब कर सकते हैं, जब हमें ये पता हो कि हमें कितने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। सो इसके अंदर सबसे फर्स्टली हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लास्ट ईयर के डाटा के बेसिस पे हम अपनी फ्यूचर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई न्यू फर्म है तो हम मार्केटिंग एनालिसिस करके कि कितना हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, कितना हमें फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करेंगे। मुझे पता लग गया मुझे 1 करोड़ के फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये चीज डिसाइड करते हैं उस 1 करोड़ को हम उसके अंदर क्या क्या प्रोपोर्शन होगा हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। दैट मीन्स मैं उसमें इक्विटी कितनी होगी, प्रेफरेंस कितने होंगे, डेप्ट कितने होंगे, बॉन्ड कितने होंगे, लोन कितना होगा, ये सब चीजें हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। देन हम अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस डिसाइड करेंगे कि कहाँ से हमें फंड्स को रेज करना है। सेलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग डिसीजन, और हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। हम इसके अंदर ये देखते हैं अब हमारे पास फंड्स तो आ चुका, अब उस फंड्स को हमें इन्वेस्ट कैसे करना है, हमारा पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कितने की मुझे प्लांट एंड मशीनरी लेनी है, कितने की मुझे बिल्डिंग लेनी है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है, ये सब चीजें हम क्या करेंगे इसके अंदर डिसाइड करेंगे। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। Cash management means to manage the cash inflows and cash outflows, कितने हो रहे हैं, हमें कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डिसाइड करेंगे। हम इसके रिगार्डिंग अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जो हमारी सारी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। द नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब हम इसके अंदर हमने डेफिनेशन में पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम कंट्रोलिंग भी करते हैं। तो कंट्रोलिंग हम कैसे करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं ऑफ डूइंग कंट्रोलिंग। लाइक हम इसके अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं, बजटरी कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, रेशियो एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब ऑडिटिंग करके, कॉस्ट एंड इंटरनल ऑडिटिंग करके हम क्या करते हैं, कंट्रोल उसमें इम्पोज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस। सरप्लस का मतलब है जो हमें प्रॉफिट हुआ है अब हमें उसको कैसे यूज करना है। दिस इज रिलेटेड टू अ डिविडेंड डिसीजन। दैट मीन्स जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको कितना हमें एज अ रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रखना है और कितना हमें शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हम क्या करेंगे इसके अंदर डिसाइड करेंगे। तो देखो इसके अंदर हमारे तीनों डिसीजंस आए। मैंने अभी तुम्हें बताया था स्कोप करने से पहले कि हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 डिसीजंस लेते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन, सॉरी, द फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। तो डिसाइडिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये हमारा किससे रिलेटेड हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन से। देन सेलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड द लास्ट वन इज प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस, दैट मीन्स डिविडेंड डिसीजंस। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देयर आर बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सेकंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कोई भी पर्सन अगर अपनी फर्म, अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की स्टार्ट करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बट दिस कंसेप्ट हैज सम एम्बिग्युइटी इन इट, क्योंकि प्रॉफिट की डेफिनेशन ही सब पर्सन के लिए अलग है। प्रॉफिट अपने आप में ही एक कंफ्यूजिंग टर्म है। हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट लेना है, हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट लेना है, हमें बिफोर टैक्स प्रॉफिट लेना है, हमें आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट लेना है। तो ये कुछ इसकी इस अप्रोच, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बट इसके कुछ फेवर्स में है, कुछ आर्ग्यूमेंट कुछ इसके अगेंस्ट में है। तो हम देखते हैं फेवर में क्या है, प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है इसके अंदर, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हम किसी भी फर्म की उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कि अगर वो प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रही है हम कहेंगे कि वो ग्रोइंग फर्म है, अगर वो प्रॉफिट नहीं इंकर कर रही है तो हम कहेंगे कि वो डिक्लाइनिंग फर्म है, या फिर वो एक
अपनी मैच्योरिटी स्टेज में है, सैचुरेशन पॉइंट पे है। इट इज़ अ बैरोमीटर फॉर अ मेजरिंग एफिशिएंसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए ये क्या है कि स्टैंडर्ड बैरोमीटर मीन्स इट इज़ एन इक्विपमेंट टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस जब हमारी वर्स्ट होती है, लाइक रिसेशन का टाइम पीरियड है, डिप्रेशन का टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पे ओनली वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती हैं जिन्होंने पिछले सालों में कुछ प्रॉफिट अर्न किया हो। And the profit are the main sources of finance for the growth of a business. It is the main source of finance for a growth and development. So there are various arguments which are in favor of this objective, but there are some arguments which are against it. The first one is ambiguity, कि जो प्रॉफिट जो टर्म है अपने आप में वो कोई एक प्रिसाइज टर्म नहीं है। इट इज नॉट अ प्रिसाइजली डिफाइंड, मतलब एक ब्रीफ में डिफाइन नहीं है, एक कुछ एक एम्बिग्विटी है इसके अंदर कि हमें जैसे कि हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को कंसीडर करना चाहिए या फिर हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को कंसीडर करना चाहिए, हमें टोटल प्रॉफिट्स देखने हैं या फिर हमें अर्निंग पर शेयर देखनी है, बिफोर टैक्स का प्रॉफिट देखना है या आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है या फिर प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स जो है हमें वो देखना है। तो ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एंड द सेकेंड वन इज इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बस ये देखता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये टाइमिंग ऑफ प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि टाइम के साथ हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्लाइन होती है। आज के 1 रुपीज कल के 1 रुपी के इक्वल नहीं होंगे। कल आज के मेरे पास जो 1 रुपी है मे बी कल उनकी वैल्यू क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है ये हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, उसको क्या करता है, ये इग्नोर करता है। It also ignores the risk factor. That means it ignores the risk associated with the earning, कि जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें मतलब वो कितना ज़्यादा रिस्की है। अगर मेरे को कोई भी फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा वो क्या होगा, मेरा हाईली रिस्की होगा एज कंपेयर टू अ प्रेजेंट प्रॉफिट। द नेक्स्ट वन इज इग्नोर्स द डिविडेंड डिसीजन। ये जस्ट ये कंसीडर करता है कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है। ये डिविडेंड डिसीजन को क्या करता है, इग्नोर करता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स के साथ कितना शेयर किया। एंड द इग्नोर्स द सोशल ऑब्लिगेशन। देखो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होगा कि उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो बाय हुक और बाय क्रुक वो एट एनी कंडीशन उसका मेन फोकस क्या रहेगा, मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है चाहे मैं कैसे मर्जी करूं। तो इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में वो कई बार अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर कर देता है। सो ये थी हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द सेकेंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो हमारे रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी है उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना, उनकी शेयर को इंक्रीज करना। तो फाइनेंशियल थ्योरी asserts that it is the single substitute for a stakeholder utility. When the firm maximize the stockholders wealth, then individual can use this wealth to maximize his individual utility. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो शेयर होल्डर से रिलेटेड है कि कंपनी का मेन फोकस होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करे, वो मैक्सिमाइज करें। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी, जब मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके हमारे फेवर में कौन से हैं, इट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स। कि ये क्या करता है, जो ओनर्स हैं कंपनी के उनके इंटरेस्ट पे मेन इसका फोकस है। एंड हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इट इम्प्लाइज लॉन्ग रन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। अगर कंपनी का मेन फोकस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का है तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सर्वाइव भी कर सकती है और वो फर्म क्या होगी, ग्रोथ भी करेगी। ये सोशल ऑब्लिगेशंस पे ध्यान देता है, इट टेक्स रिस्क को कंसीडर करता है, ये डिविडेंड डिसीजन को कंसीडर करता है, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ये कंसीडर करता है। अब आता है इसके अगेंस्ट में क्या है, द दिस ऑब्जेक्टिव इज prescriptive in nature and not descriptive। मतलब कि वो बस एक बता दिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं बताया कि वेल्थ को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज में हो गया ये, उन्होंने डिस्क्राइब नहीं करा कि हाउ टू इंक्रीज दैट वेल्थ। ये जरूरी नहीं होता कि हर टाइम पे जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो डिसीजन है वो सोशली डिजायरेबल हो। देयर इज सम कंट्रोवर्सी एज टू वेदर द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द स्टॉक होल्डर्स वेल्थ और वेल्थ ऑफ द
फर्म। ये भी एक कंफ्यूजिंग टर्म है कि आपको किसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, आपको शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है या फिर फर्म की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। So both the objective have some arguments which are in favor and which are in against, but at a present wealth maximization जो है वो बेस्ट ऑब्जेक्टिव माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके बाद जो हम आज एक मेन टॉपिक करेंगे दैट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हम बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन कि हाउ टू रेज अ फाइनेंस एंड व्हाट आर द प्रोपोर्शन ऑफ अ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अ फाइनेंस, कि जो हमारे पास डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं उसके अंदर इनका क्या क्या रेशियो रहेगी वो हम क्या करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिसाइड करते हैं। So, capital structure refers to the proportion of different long term sources of a finance. एक चीज ध्यान रखनी है कि capital structure के अंदर हम only long term sources of finance लेते हैं, ना कि short term। अगर हम इसके अंदर short term sources of finance को भी include करेंगे तो हम इसको बोल देंगे financial structure। जैसे मैंने फोर्थ पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज द टोटल ऑफ अ लाइबिलिटी साइड, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर इंक्लूडेड इन अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें तीन चीजों के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। लिवरेज, लिवरेज मीन्स यूजेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो भाई कि ये हमारी तीन टर्म्स होती हैं जिनको हम इंटरचेंजेबली कई बार यूज करते हैं, बट तीनों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे अभी मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको डिफाइन कर दिया। थर्ड जो टर्म आती है इससे रिलेटेड दैट इज कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन इज द टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इश्यूड बाय अ फर्म, दैट इज इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स। अब देखो कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर में बस एक माइनर सा डिफरेंस है। कैपिटलाइजेशन इज द total of long term sources of finance and capital structure is the ratio of long term sources of finance. तो capital structure is a qualitative term while a capitalization is a quantitative term. तो एक ये थोड़ा सा माइनस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि which one is a qualitative and which one is a quantitative. So capitalization is a quantitative and capitalization is a qualitative. अब इसके अंदर मैंने एक दो पॉइंट्स को और एक्सप्लेन आपको किया हुआ है कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है एंड पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है। सो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज जीरो। तो जैसे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है, तो उसी तरीके से हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यहाँ पे क्या होता है ईपीएस, दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर क्या होती है जीरो होती है। तो दैट लेवल ऑफ ईपीआईटी एट विच ईपीएस इज जीरो। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ EBIT at which EPS will remain same irrespective of debt equity ratio। इसका मतलब है कि इनडिफरेंस पॉइंट वो लेवल है हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का जहां पर जो आपकी ईपीएस है वो सेम रहेगी, चाहे आप अपनी डेट और इक्विटी की रेशियो के अंदर अगर आप चेंज भी करते हो उसके बावजूद भी हमारी जो ईपीएस रहेगी अर्निंग पर शेयर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। सो ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की डिफरेंट थ्योरीज। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली होता क्या है, इज अ प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और एक हमने यहाँ पर लाइन पढ़ी, इट states the relationship between leverage, value of the firm and the cost of capital। देखो कुछ हमारी थ्योरीज ऐसी आई जिनके अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे एंड हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ता है। और कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंग कुछ ने अपनी ऐसी थ्योरी दी कि जो कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट हम थ्योरी पढ़ेंगे नेट इनकम अप्रोच विच इज गिवन बाय अ ड्यूरेंट। दिस इज द रेलिवेंट अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा। अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू ऑफ द फर्म पे भी फर्क पड़ेगा और उसका हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी फर्क पड़ेगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में होता क्या है, बेसिकली हम इसके अंदर अपनी डेट और इक्विटी की रेशियो को देखते हैं। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम
डेप्ट क्या होते हैं? डिबेंचर्स, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों होता है? ये हमने अपने क्वेश्चंस में भी किया था। एक तो इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। दूसरा क्या होता है, जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं इन पे ये क्या होते हैं, हमारे टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, टैक्स को पे करते हैं। सो ये दो रीजन होते हैं कि वाई डेप्ट आर चीपर देन अ इक्विटी। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम डिबेंचर्स की रेशियो को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी इंक्रीज होगी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। इस अप्रोच के रिगार्डिंग हमारी कुछ एजम्पशंस हैं और वो एजम्पशंस क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट आर कांस्टेंट, मतलब कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये हमारी कांस्टेंट रहेगी। रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, जो रिस्क परसेप्शन है, रिस्क को लेके जो भी थ्योरी है इन्वेस्टर्स के माइंड में वो भी कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। एंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है वो ऑलवेज क्या रहेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम रहेगी। तो ये हमारी क्या है, इस थ्योरी की कुछ एजम्पशंस है। अब देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वाई एक्सिस पे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एंड एक्स एक्सिस के अंदर हमारी लिवरेज शो करेगा। एक्स एक्सिस जो है वो हमारा लिवरेज शो करेगा। तो देखो इसके अंदर अब हमारा क्या आया कि जैसे हमने अपनी कॉस्ट ऑफ देखो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है वो भी हमारी सेम रहेगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो भी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पर जैसे जैसे हम अपनी लिवरेज को इंक्रीज करेंगे जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेगी, हमारी कम हो जाएगी। और उसका कम होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हम एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को इंक्रीज कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसका एडवांटेज हमें क्या मिलेगा कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये थी हमारी सबसे फर्स्ट अप्रोच, दैट इज नेट इनकम अप्रोच। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच आती है दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी ड्यूरेंट ने ही दी थी। कुछ टाइम एनालाइज करने के बाद उनको ये लगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है इट इज इरेलीवेंट। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर और ना ही हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पर। इसके पीछे इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट क्या दिया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जैसे जैसे आप अपनी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को इंक्रीज करोगे, जैसे हम अपनी रेशियो ऑफ डिबेंचर्स को इंक्रीज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वो रिस्क इंक्रीज होने पे वो क्या करेंगे, हायर डिविडेंड की डिमांड करेंगे। अब देखो रिस्क क्यों इंक्रीज होगा, डिबेंचर क्या है, एक फिक्स्ड बर्डन है। अब कंपनी के ऊपर एक फिक्स्ड बर्डन है कि इनकी तो पेमेंट करनी है। अगर वो इनकी पेमेंट नहीं करेगी कंपनी तो डिबेंचर्स जो हैं वो कंपनी के एसेट को भी सेल करके अपना क्लेम ले सकते हैं। तो अब उससे क्या होगा, जब कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले रही है या फिर बहुत ज़्यादा डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उससे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिस्क बढ़ जाएगा। अब जब उनका रिस्क बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, हायर डिविडेंड की डिमांड करेंगे। तो जब वो हायर डिविडेंड की डिमांड करेंगे तो क्या हुआ, जो कंपनी को एक एडवांटेज मिल रहा था चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करने का, वो डायरेक्टली ऑफसेट हो गया किससे, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके पीछे हमारी कुछ एजम्पशंस है। वो एजम्पशंस क्या है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये तो हमने किया ही है। रिस्क परसेप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर विल रिमेन सेम। देखो नेट इनकम अप्रोच में हमने पढ़ा था रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स विल रिमेन सेम, कि चाहे वो कोई भी इन्वेस्टर है सबकी सेम रहेगी। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बस डिबेंचर्स की ही सेम रहेगी, बाकियों की चेंज हो सकती है। कोई टैक्स हमारी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। द मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल। होल मतलब ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं।
बिजनेस रिस्क विल रिमेन सेम। बिजनेस रिस्क जो है मतलब रिस्क एसोसिएटेड विद द अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग, तो वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो हम इसको एक बार डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमारी सेम है, बट जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ लिवरेज को इंक्रीज करेंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिस्क बढ़ेगा और वो हायर डिविडेंड की डिमांड करेंगे, जिसका ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो ये थी हमारी सेकंड अप्रोच, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसके बाद आती है थर्ड अप्रोच, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं। इस अप्रोच को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, मतलब 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। इंटरमीडिएट अप्रोच इसको क्यों बोलते हैं, वो कहते हैं स्टार्टिंग में जब आप एक अपना डिबेंचर्स को आप इंक्रीज करोगे तो स्टार्टिंग में तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कम होगी, स्टार्टिंग में कम होगी, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाएगी। और फिर उस पॉइंट के बाद जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या था हमारा, एक ये इंटरमीडिएट अप्रोच है जिसको हमने ट्रेडिशनल अप्रोच बोला। कि ये क्या कहते हैं, देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, ए पॉइंट तक हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या है, कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर एक पॉइंट आया कि जहां पर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना स्टार्ट हो गई, उस पॉइंट पे क्या हुआ, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुई, कम हो, कांस्टेंट हो गई। फिर बी के बाद देखो हमारी तीनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर का भी तो रिस्क जो है वो बढ़ेगा। अगर हम ज्यादा ज्यादा डिबेंचर्स इशू करते जाएंगे तो डिबेंचर होल्डर्स का भी रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा, और वो भी क्या करेंगे, हायर इंटरेस्ट की डिमांड करेंगे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, मतलब एक ऑप्टिमम पॉइंट के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद हमारी तीनों चीजें इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, और हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी के लिए, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कंपनी कोई सा भी अपना डेट इक्विटी मिक्स का रेशियो डिसाइड कर सकती है। इसके बाद जो हमारी फोर्थ अप्रोच आती है, दैट इज मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। इस अप्रोच को हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर्ड एंड व्हेन टैक्सेस एग्जिस्ट। कि एक पॉइंट पे तब जब हमारे टैक्सेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, और एक पॉइंट वो जब हमारे जो टैक्सेस हैं वो एग्जिस्ट मार्केट के अंदर नहीं करते। सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि जब जो टैक्स हैं अगर वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो दिस थ्योरी इज सेम एज अ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दैट मीन्स थ्योरी ऑफ इरेलीवेंस के बिल्कुल सेम है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टू आइडेंटिकल फर्म्स इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस। इस मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, दैट इज एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग दो फर्म्स जो कि बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कि उनका अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बस चेंज है, बाकी वो अगर दोनों फर्म्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो वो मार्केट में लंबे टाइम तक अपनी वैल्यू को दूसरी से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर ऐसा होता है तो आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ये आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये क्या कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पर्सनल लिवरेज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर कंपनी अपना लिवरेज यूज नहीं कर रही है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पर्सनल लिवरेज को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फर्म क्या करेंगे, मान लो तो हमारे पास दो आइडेंटिकल फर्म है, एक फर्म ऐसी है जो डिबेंचर यूज कर रही है और एक फर्म ऐसी है जो डिबेंचर यूज नहीं कर रही है। अब हमारे अकॉर्डिंग जो कंपनी डिबेंचर यूज कर रही है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जो कंपनी डिबेंचर यूज नहीं कर रही है उसकी वैल्यू कम होगी। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, जिस कंपनी की वैल्यू ज्यादा है वो क्या करेंगे, उसके शेयर्स को सेल करना मार्केट के अंदर स्टार्ट कर देंगे, और उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेंगे जिसकी वैल्यू कम है। अब क्या होगा, देखो कंपनी ने क्या करा, ऐसे शेयर्स को सेल करना स्टार्ट करा इन्वेस्टर्स ने जिसकी वैल्यू ज्यादा है, उन्होंने शेयर्स को सेल करा। अब मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो गई शेयर्स की, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है।
अब जब उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, कंपनी क्या करेगी, दूसरी कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी जिसकी वैल्यू क्या है, कम है। अब कंपनी ने उसके जब शेयर्स को, इन्वेस्टर्स ने जब उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, जब वो उसको खरीदना स्टार्ट करेंगे उसकी वैल्यू, उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड इंक्रीज होने से उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो साइकिल है ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों आइडेंटिकल फर्म्स की जो वैल्यू है वो सेम ना हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस, की हम अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू कर देते हैं, और जो सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो ओवर वैल्यूड है हम उसको क्या करते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। इसकी एजम्पशंस क्या है, कोई भी कॉरपोरेट टैक्स मार्केट के अंदर नहीं है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो रैशनल है, दैट मीन्स समझदार है, उनको पता है, मतलब वो सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं, सभी फर्म्स का जो रिस्क है वो आइडेंटिकल है, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, दैट मीन्स कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उतना ही कंपनी क्या कर रही है, पे कर रही है। अभी इस अप्रोच की क्रिटिसिज्म क्या है, रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कॉर्पोरेट इज डिफरेंट। देखो हमने कहा कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो पर्सनल लिवरेज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट हमें जो मतलब जो रिस्क परसेप्शन है जो इन्वेस्टर्स की है और जो कंपनी की है, बोथ क्या है, डिफरेंट है, बट हम इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, दोनों को सेम मानकर चलते हैं। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी डिफरेंस आएगा, कंपनी जिस रेट पे बोरो कर रही है वो कम होगा, और जो इंडिविजुअल जिस रेट पे बोरो कर रहा है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, बट हम इसके अंदर क्या मान के चलते हैं, दोनों को सेम मानकर चलते हैं। इसके बाद ये देखो हमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस थ्योरी को एक्सप्लेन करा है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, सेम रहेगी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कुछ टाइम के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो पहले इंक्रीज होगी और कुछ टाइम के बाद वो भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगी, बट उसका अफेक्ट क्या रहेगा, ओवरऑल अफेक्ट क्या रहेगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं थ्योरी ऑफ रेलिवेंस। 1963 में एम मोदीग्लानी एंड मिलर ने ही अपनी थ्योरी दी कि मार्केट के अंदर जब जो टैक्सेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ये उनकी एजम्पशंस रॉन्ग थी, तो उस एजम्पशन को ओवरकम करने के लिए उन्होंने अपनी न्यू थ्योरी बनाई, न्यू एनालिसिस करी कि जब मार्केट के अंदर अगर टैक्सेस एग्जिस्ट करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, थ्योरी ऑफ रेलिवेंस, दैट मीन्स सिमिलर टू नेट इनकम अप्रोच। They recognize that cost of capital will decrease and value of the firm will increase with the use of debt. वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कैसे निकालेंगे, अनलीवर्ड फर्म दैट मीन्स ऐसी फर्म जो डिबेंचर्स को यूज नहीं कर रही है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई में 1 माइनस टी, दैट मीन्स टैक्स रेट। और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, ऐसी फर्म जो टैक्स को जो डिबेंचर्स को यूज कर रही है उसका हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस में टी डी, दैट मीन्स डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स। देखो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि वो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम क्यों होगी, क्योंकि हम एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हैं जिसपे हमें टैक्स एडवांटेज मिल रहा है, जिसपे हमें टैक्स डिडक्टेबिलिटी मिल रही है, उस वजह से क्या होगी, हमारी जो वैल्यू ऑफ ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये देखो इन्होंने डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, और हमें बेनिफिट कितने, कौन सा मिलेगा, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड की, जो हमें टैक्स पे जो इंटरेस्ट बेनिफिट मिला है उसकी वजह से जो हमारी लिवर्ड फर्म की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, और अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू क्या है वो क्या होगी, कम होगी। सो इस वीडियो के अंदर हमने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब किया, और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर करी। So thank you everyone. Please like and subscribe my channel, and for any query and PDF you can mail me at crackyournet@gmail.com, and you can also follow me at crackyournet on Instagram. Thank you everyone.